हेलो डेवलपर्स, उम्मीद है आप पाइथन के कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। एक चीज़ आपको बतानी थी कि हमने पाइथन कोर्स के साथ प्रोजेक्ट की सीरीज़ भी लॉन्च की है। अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता है, यानी कि जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं, तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वहीं से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको कोई दोस्त सीख रहे हैं पाइथन को, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये एक डिटेल थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों की जो कंप्लीट कोर्स है पाइथन का, वो हमने लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज़ में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो पाइथन के हैं, वो आप सीख सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक थी वो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट और ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट आप कब यूज़ करें। तो जभी भी आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको कंडीशंस लिखने हैं। कंडीशन बेसिकली क्या होते हैं कि आपको कोई एक रिजल्ट्स जनरेट कराने होते हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। कि आपने एक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो और आपको ये ग्रोसरी का पेज डिस्प्ले कराना। अब मैंने ग्रोसरी पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है कि आप कोई अ, पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे कुछ रैंडम यहाँ पे कुछ एक पिन कोड एंटर कर देता हूँ और अब चेक करता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव पुट ए टेम्परेरी होल्ड ऑन न्यू ऑर्डर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज तो डिस्प्ले करा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग इस स्पेसिफिक पिन कोड पर ऑर्डर्स अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ और पिन कोड एंटर करके देखता हूँ कि 5,77,000, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ और चेंज कर दिया मैंने पिन कोड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट साइड में कि टुमारो 2 पीएम टू 11 पीएम, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बता रही थी। अब मैं फिर से पिन कोड यहाँ पे चेंज करता हूँ, कुछ और यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इनवैलिड बता रहा है, कुछ और नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा पेज ही शो नहीं हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पिन कोड हो गया, इसके बेसिस पे क्या हो रहा है कि एक रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है। रिज़ल्ट क्या है आपका? ये ग्रोसरी का पेज है आपका। तो ये ग्रोसरी का पेज जो डिस्प्ले कराना है, ये एक्चुअल में रिज़ल्ट है। लेकिन ये सारे पिन कोड के लिए अवेलेबल है? नहीं। कुछ पिन कोड्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पे पेज तो बता रहा है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पेज बता रहा है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, जहाँ पे पेज ही नहीं बता रहा है। तो इसी सिचुएशंस में, इस तरीके की कंडीशंस में, यहाँ जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हैं कि क्या चीज़ करनी है, कौन से पर्टिकुलर पिन कोड पे क्या बताना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के लिए, सिर्फ़ पिन कोड के लिए हो सकता है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, एटीएम एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हैं, आपको कार्ड इंसर्ट करना है। जैसे आप कार्ड इंसर्ट करते हो, तो क्या होता है, आपको एक व्यू आ जाता है स्क्रीन पर कि आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको पिन कोड जो भी आपका पिन नंबर है वो एंटर करना है। फिर आपको ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको विथड्रॉ करना है, मिनी स्टेटमेंट चेक करना है, आपको जो भी ऑप्शंस है वहाँ पे। लेकिन समझिए कि आपने कार्ड एंटर कर दिया, लेकिन अगर वो कार्ड जेन्युइन ही नहीं है, तो क्या आपको नेक्स्ट स्टेप बताना है, यानी कि एंटर योर पिन नंबर, या फिर कुछ भी स्क्रीन आपको बताना है या नहीं बताना है? तो इस तरीके के डिसीज़न्स जब आपको लेने हैं, इस तरीके के मल्टीपल रिजल्ट्स आपको जनरेट कराने होते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली ऐसा नहीं है ना कि आप कोई भी कार्ड एंटर कर रहा है, फिर आप रैंडमली कुछ भी पिन नंबर डाल रहे हो, फिर किसी ने विथड्रॉ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, कुछ रैंडमली कुछ भी अमाउंट डाल दिया और वो अमाउंट निकलते जा रहा है। ऐसा नहीं होगा ना। कोई 1 लाख रुपए डाल रहा है तो 1 लाख तो एटीएम से नहीं निकलेंगे ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर आप सेम आपका जो भी आपका एटीएम है सेम बैंक का है, तो कुछ अमाउंट निकलेगा, सेम बैंक नहीं है तो कुछ और अमाउंट निकलेगा। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? ये काम जो करते हैं, वो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट के ज़रिए से ही काम करते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करते हो कि कौन-सा रिज़ल्ट कब जनरेट होगा। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर 5 चीज़ें हैं, जहाँ से आप ये सारी चीज़ों को आप होल्ड करते हो। तो इस कोड को लिखने के लिए क्या आप करोगे, हो सकता है कि कहीं पे आपको सिर्फ़ इफ ही यूज़ करना हो सकता है आपके पास कहीं पे आपको इफ एल्स यूज़ करना पड़े, कहीं पे आपको इफ एल्स लैडर भी यूज़ करना पड़ सकता है, कहीं पे आपको नेस्टेड यूज़ करना है, कहीं पे आपका मैच एंड केस। तो डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो कौन से कॉन्सेप्ट को कब यूज़ करना है, चलिए समझते हैं। पहली चीज़ जो है आपकी इफ एल्स, यानी कि इफ स्टेटमेंट है। तो इसको आप कब यूज़ करोगे आप, जब आपके पास एक ही कंडीशन है आपके पास। एक कंडीशन आ गई आपके पास और आपके पास एक रिज़ल्ट है। सिंपल चीज़ें हैं, एक कंडीशन है, एक ही रिज़ल्ट है, तो आप क्या करोगे, इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसको हम क्या बोलेंगे, इफ ब्लॉक भी बोलते हैं। स्टेटमेंट भी बोलते हैं और ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं, तो वहाँ पे जो कोड लिखे जाते हैं, वो ब्लॉक के ज़रिए से एग्ज़ीक्यूट होते हैं। जैसे कि फंक्शंस ब्लॉक हो गए, लूप ब्लॉक्स हो गए। इसी तरीके से कंडीशंस ब्लॉक्स भी बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे आप इफ
जो कीवर्ड है उसको यूज़ करोगे, फिर ब्रैकेट ओपन रखोगे, वहाँ पे आपका जो भी कंडीशन होगी उसको लिखोगे आप, नेक्स्ट आपका जो भी कोड आपको जनरेट कराना है, वो कोड को आप लिखोगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर आप सी लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हो, जावा या सी प्लस प्लस, तो आप वहाँ पे किस तरीके से लिखते थे? आप इस तरीके से लिखते थे, आपने लिख दिया इफ कंडीशन, फिर आप ब्रैकेट ओपन कर दिए, फिर आपने कोड लिख दिया। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट भी अगर आपने सीखा होगा, तो सारी चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती थी। यानी कि कर्ली ब्रैकेट जो फ्लावर ब्रैकेट आप इसको बोलते हो, ये चीज़ें आपकी लिखी जाती थी। इसको मैं थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ, ताकि आपको बेटर व्यू आ जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप पाइथन में देख रहे हो, तो कहीं पे भी आपका कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट यूज़ नहीं किया गया है। क्यों इस तरीके से हो रहा है? क्योंकि पाइथन में जो ब्लॉक मेंटेन होता है, वो ब्रैकेट के ज़रिए से मेंटेन नहीं होता, बल्कि इंडेंट के ज़रिए से मेंटेन होता है। अब ये इंडेंट क्या होता है? तो इंडेंट आपका क्या होता है? ये वन टैब स्पेस होती है। अगर आप जब नोट्स लिखते हो एग्ज़ाम में आप, हैंड रिटन नोट्स, तो आप जब पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, आप स्पेस देकर आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो। उसी को हम बोलते हैं इंडेंट। अगर आप इस तरीके से इंडेंट मेंटेन नहीं करोगे और डायरेक्ट कोड लिखोगे तो क्या होगा? तो आपका जो कोड होगा, वो इस ब्लॉक के अंदर माना नहीं जाएगा। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्या कर दिया, आपने 2 वैल्यूज़ ले लिए, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। आपने एक कंडीशन लिख दी, इफ a इज़ ग्रेटर देन b, तो आपको क्या करना है? लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है? और यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ मैं, प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है? और एक चीज़ें लिख दी मैंने, प्रिंट b इज़ ग्रेटर देन a। इस तरीके से मैंने चीज़ें लिख दी हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ। तो यहाँ पे मुझे ये एरर आ रहा है, इंडेंटेशन एरर। तो ये एरर कब आएगा आपका? जभी भी आपने कोई एक कंडीशन का ब्लॉक ओपन किया, लेकिन आपने वहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे कोई कोड आपने नहीं लिखा। तो क्या हो गया आपका? ये इंडेंटेशन एरर आपका आ जाएगा। ओके, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द इंडेंट। तो अगर आप कोई इंडेंटेशन को आप मेंटेन नहीं करते उस ब्लॉक को, तो ऑटोमेटिकली आपको इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हो कि आपने इस तरीके से ये जो कॉलम कॉलम था आपने नहीं लिखा, आपने रन कर दिया। तो अभी भी आपको ये यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। क्यों सिंटैक्स एरर आएगा? क्योंकि जब आप पाइथन में लिखते हो, तो क्योंकि कर्ली ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, तो कंपल्सरी इफ कंडीशन के बाद आपको ये जो कॉलन सिंबल है वो लिखना ही लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हो तो सिंटैक्स एरर, मतलब कि लिखने का जो तरीका है वो आपने गलत लिखा। अगर आप कंडीशन ही नहीं लिखते हो, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हो, तो क्या होगा? ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएँगी। तो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिंट करानी नहीं होती है, राइट? क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये एक इंडिविजुअल रिज़ल्ट है, टेस्टिंग इंडिविजुअल रिज़ल्ट है, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, तो ये सारे के सारे अपने आप में इंडिविजुअल रिज़ल्ट्स हैं। सारे के सारे रिज़ल्ट आप एक साथ जनरेट नहीं करते हो, राइट? तो आप डिपेंड अपॉन द कंडीशन, उसके हिसाब से रिज़ल्ट जनरेट होते हैं, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका जो कोड ब्लॉक था, वो प्रॉपर्ली आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये आपका सिंपल सी चीज़ें हैं। कब आप इफ स्टेटमेंट को यूज़ करोगे, आपके पास एक ही कंडीशन है और एक ही रिज़ल्ट है, तो आप इफ कंडीशंस में आप यूज़ कर लोगे। आप इफ कंडीशन को किस तरीके से लिखोगे? आपने इफ लिखा, फिर आपने कंडीशन लिख दी, फिर आपका जो भी कोड होगा, अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है, तो ऑटोमैटिकली ये कोड आपका जनरेट हो जाएगा। आप समझ लीजिए, नहीं मेरे पास 1 कंडीशन नहीं है, मेरे पास 2 कंडीशंस हैं और 2 कंडीशन के लिए 2 रिज़ल्ट हैं, तब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप आ जाएगा, मेरे पास कितने कंडीशंस हैं? मेरे पास 2 कंडीशंस हैं और मेरे पास 2 रिज़ल्ट। 2 कंडीशंस हो गई आपके पास और 2 रिज़ल्ट हो गए। तो अब आप क्या करोगे? आप यूज़ करोगे इफ एल्स को। अब इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे इफ, और आपकी यहाँ पे पहली जो कंडीशन होगी वो आ जाएगी। फिर आप ब्लॉक को ओपन करोगे और इस ब्लॉक के अंदर आप अपना कोड को लिखोगे, ठीक है? तो इस तरीके से पहला जो ब्लॉक होगा वो तो खो जाएगा। अगर ये जो कंडीशन है वो मैच नहीं होती है, तो क्या होगा? ऑटोमैटिकली आपका प्रोग्राम क्या करेगा? ये दूसरे की तरफ, यानी कि जो सेकंड आपकी कंडीशन थी, सेकंड ब्लॉक की तरफ आपका कोड जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि हमने इफ के अंदर तो कंडीशन लिखी है, राइट? इफ के अंदर तो कंडीशन लिखी है, लेकिन एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एल्स के अंदर कोई कंडीशन लिखी नहीं जाती, यही आपका सिंटैक्स है। आप सिर्फ एक ही बार कंडीशन लिखते हो, अगर वो कंडीशन सही है, तो ये कोड आ जाएगा ऑटोमैटिकली। अगर ये कंडीशन रॉन्ग है, तो ऑटोमैटिकली आपका प्रोग्राम क्या करेगा? सेकंड जो आपका रिजल्ट होगा, वो आप एल्स ब्लॉक में लिखोगे और ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अगर ये कंडीशन करेक्ट है, तो ये कोड फर्स्ट कोड जनरेट हो गया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट 1, ये कोड आपका जनरेट हो गया। अगर कंडीशन सही नहीं है, तो ऑटोमैटिकली आपका रिजल्ट 2 जो होगा, वो जनरेट हो जाएगा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट चीज़, थर्ड वन जो आ गया आपका, इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास समझ लीजिए
मोर देन 2 कंडीशंस आ गए, मोर देन 2 कंडीशन हो सकता है 3 कंडीशंस हो, 10 कंडीशंस हो और सेम चीज़ मोर देन 2 रिजल्ट यानी कि जितने कंडीशंस हो गए उतने 10 कंडीशन 10 रिजल्ट, 15 कंडीशन 15 रिजल्ट, कितने भी हो गए। जब आप क्या करोगे, आप लिखोगे इफ एल्स लैडर को। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको लिखेंगे, इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा, पहले आप लिखोगे इफ और यहाँ पे आप लिखोगे कंडीशन और अगर ये कंडीशन करेक्ट होती है, तो इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन करेक्ट नहीं होती है, यानी कि अगर आपको एक और कंडीशन लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एल्स और एल्स इफ के अंदर आपकी दूसरी कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन करेक्ट है, तो इसके हिसाब से ये कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि एक और आपके पास कंडीशन है, तो आप एक और ब्लॉक ओपन करिएगा। इसी को बोलते हैं हम लैडर, यानी कि नंबर ऑफ एल्स इफ कंडीशन आते जाएँगे, नंबर ऑफ एल्स इफ कंडीशन आते जाएँगे। अगर आपके समझ लीजिए कि ये सारे कंडीशन कंप्लीट हो गए, अगर ये सारे के सारे कंडीशंस काम नहीं कर रहे हैं और लास्ट में आपको कुछ और जो कोड है आपको जनरेट कराना है, वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा एल्स के अंदर। कि अगर ये अबव कंडीशंस काम नहीं कर रही हैं, तो आपने जो एल्स के अंदर लिखा होगा, वो जनरेट हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कोई कंडीशन लिखी एटीएम बैंक के अंदर के आपने ये कार्ड इंसर्ट कर रहे हो, अगर समझो कि ये जो फर्स्ट कंडीशन आपने लिखी है मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने लिखा है कि जो कार्ड है, ओके, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये कार्ड ब्लॉक है समझ लीजिए, ठीक है? अगर ये ब्लॉक है, तो ये कोड जनरेट हो जाओ, ठीक है? अगर ये कार्ड समझ लीजिए कि एक्सपायर्ड है, तो ये कोड जनरेट हो जाओ। आप एक और कंडीशन लिख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर कार्ड है, ये वैलिड ही नहीं है, नॉट वैलिड, तो ये कोड जनरेट हो जाओ। आप समझ लो कि कार्ड वैलिड है, तो आप समझ लीजिए कि ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाओ, नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से। तो अगर आपके पास जब मल्टीपल कंडीशन आ जाती है और ये मल्टीपल कंडीशंस काम नहीं करती हैं, तो ऑटोमैटिकली एल्स में आपने जो भी लिखा होगा, वो जनरेट हो जाएगा। क्लियर गाइस? अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। फोर्थ वन बोलते हैं हम नेस्टेड स्टेटमेंट। अब नेस्टेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? नेस्टेड स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक कंडीशन लिख दी, आपने एक कंडीशन लिख दी। अब ये समझ लीजिए कि इस कंडीशन के अंदर आपके मोर देन 1 रिजल्ट आ गए। मोर देन 1 रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? कि एक ही कंडीशन है, उसके 2 रिजल्ट हैं। एक ही कंडीशन है, उसके 3 रिजल्ट हैं। एक ही कंडीशन है, उसके 4 रिजल्ट हैं। अब क्या करें? क्योंकि आप जब देख रहे हो, आप इस कोड को अगर आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, अब तक जितने भी ब्लॉक्स लिखे थे, यहाँ पे कंडीशन लिख दी, अब यहाँ पे कोड लिख दिया। लेकिन अब ये समझिए कि एक कंडीशन के अंदर एक ही कोड रन नहीं कराना है आपको, मल्टीपल कोड्स की पॉसिबिलिटीज़ है, मल्टीपल कोड के पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये किस तरीके से होगा? एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं, ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल दिया और आपने एक और चीज़ डाल दी, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है? आप कोई भी एक साइन अप ओपन कर रहे थे, आपने साइन अप जैसे कि आप साइन अप फ़िल कर रहे हो, तो अब क्या होगा आपका? आप समझ लीजिए कि आपने इसको और थोड़ा डिटेल में जाएँगे। आपने फर्स्ट नेम एंटर कर दिया, आपने लास्ट नेम एंटर कर दिया, आपने कुछ ईमेल एड्रेस भी ऐड कर दिया, आपने यूज़र नेम भी ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी, फिर पासवर्ड भी एंटर कर दिया, कन्फर्म पासवर्ड भी एंटर। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ साइन, ठीक है? तो अब समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें आप एंटर कर रहे हो और समझ लीजिए कि पासवर्ड और ये कन्फर्म पासवर्ड अगर ये मैच कर दे रहा है, ठीक है? तो अगर ये मैच कर रहा है, इफ माय पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड अगर ये मैच कर रहा है, यानी बोथ आर सेम, ठीक है? मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? अब यहाँ पे आप एक और एक कंडीशन डाल रहे हो कि अब मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा फर्स्ट नेम है, ये एम्प्टी तो नहीं कहीं? ये एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है? अगर एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है? अगर ये एम्प्टी है, तो क्या करना है? ये एक क्वेश्चन आ गया, राइट? तो यहाँ पे अगर एम्प्टी है, तो फिर से कुछ जनरेट कराना है या नहीं कराना है, ठीक है? एक और कंडीशन मुझे ऐड करना है कि चलिए अब ये समझिए कि फर्स्ट ये एम्प्टी नहीं है, ओके? एम्प्टी नहीं है, हो सकता है इसके अंदर फिर इफ एल्स आ जाएगा। अब यहाँ समझ लीजिए कि ये करेक्ट है, अब ये समझिए कि ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ फिल कर दिया, अब और एक चीज़ चेक कर रहे हो कि लास्ट नेम एम्प्टी तो नहीं है, ओके? लास्ट नेम जो है वो तो एम्प्टी नहीं है, अगर लास्ट नेम एम्प्टी है, तो इसके लिए कुछ और कोड आपने लिखा है। फिर आप चेक कर रहे हो कि ईमेल जो एड्रेस है, वो यूनिक है या नहीं है, ये आप चेक कर रहे हो, ठीक है? जब आप इस तरीके से चेक कर रहे हो, अगर यूनिक नहीं है, तो क्या लिखना है आपको? तो आप जब देख रहे हो कि ये आपने एक कंडीशन डाल दी, एक ही कंडीशन के अंदर फिर इसके अंदर मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए
आपके लिए जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है नेस्टेड स्टेटमेंट। तो नेस्टेड स्टेटमेंट कब यूज़ करते हो आप? जब आपके पास एक कंडीशन तो है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर मोर देन वन रिजल्ट आ रहे हैं। जब आप क्या करोगे? जब आप सिंपली आप नेस्टेड कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा? इसका सिंटैक्स इस तरीके से होगा कि आपने पहले एक कंडीशन डाल दी, ठीक है? आपने कंडीशन लिखी और ये कंडीशन के अंदर क्या हो गया? फिर से इफ आ गया। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्ज़ाम्पल। हम यहाँ पे 1 कंडीशन के अंदर समझिए कि 3 रिजल्ट्स हैं। एक कंडीशन के 3 रिजल्ट है, इसके अंदर 3 रिजल्ट है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे और ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी और इस पहली कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट, जो पहला रिजल्ट होगा उसके लिए कोड लिखेंगे। अगर पहला रिजल्ट नहीं होता है तो हम एक और एल्स इफ लिखेंगे और एक और कंडीशन डालेंगे कि हो सकता है ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है और इसके लिए हम लिख रहे हैं सेकंड रिजल्ट के लिए कुछ कोड लिख रहे हैं, ठीक है? अगर ये भी मैच नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली एल्स पे आ जाएगा और ये जो होगा हमारा रिजल्ट 3 होगा। तो इस तरीके अगर ये सारे मैच नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एल्स इफ आ जाए, राइट? एल्स इफ यहाँ पे आ जाएगा कुछ आपका। अगर ये भी एल्स इफ के साथ ये मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपका एल्स यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा आपका जो इनर पर्टिकुलर कंडीशंस हो जाएँगे, वो भी ऐड होते जाएँगे। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन यानी कि कंडीशन अंडर द कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कंडीशन अंडर द कंडीशन मतलब कि कंडीशन के अंदर आप और कंडीशन लिखते जा रहे हो। यानी एक कंडीशन के अंदर एक ही रिजल्ट नहीं है, मोर देन वन पर्टिकुलर रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये फिफ्थ जो होगा मैच एंड केस स्टेटमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है? तो अब एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम चीज़ों को समझते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल हम लेंगे कि ये जो मेरा पहला एग्ज़ाम्पल होगा, हियर आई वांट टू कंपेयर 2 नंबर्स। ठीक है? मुझे क्या करना है? 2 नंबर्स को कंपेयर करना है। जब आप 2 नंबर्स को कंपेयर करोगे, तो क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। वीडियो को पॉज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर आप 2 भी नंबरों को आप कंपेयर कर रहे हो। तो पहला पॉसिबल रिजल्ट ये हो सकता है कि समझिए कि ए एंड बी 2 नंबर्स हैं। ठीक है? लेट्स अज़्यूम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स अज़्यूम ए एंड बी आर 2 नंबर्स। तो हो सकता है कि पहला रिजल्ट क्या हो सकता है कि ए इज़ ग्रेटर, ए ग्रेटर हो आपका। दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि बी ग्रेटर हो। तीसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि बोथ आर सेम, यानी कि हो सकता है कि 2 की 2 वैल्यू सेम हो। तो अब इसको आप कोड के ज़रिए इफ एल्स कंडीशन के ज़रिए से आप किससे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम वन बाय वन समझेंगे, ठीक है? तो पहले हम इसको एक ही चीज़ के यानी कि पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट आप या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो इफ ब्लॉक, इसको इस तरीके से समझते हैं। तो पहला इफ स्टेटमेंट इसको आप किस तरीके से लिखोगे? आप यहाँ पे सिंपल लिख लोगे कि इफ ओके, पहले हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, ए वैल्यू एंड बी वैल्यू। यहाँ पे ले रहा हूँ ए इक्वल्स टू समथिंग, तो यहाँ पे मैं अ, इनपुट फंक्शन के ज़रिए से वैल्यूज़ को लूँगा। एंटर ए वैल्यू और यहाँ पे इंटीजर एंटर बी वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो मुझे क्या करना है? तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा ए इज़ ग्रेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ही कंडीशन लिखी है और एक ही रिज़ल्ट लिखा है। तो जैसे मैं रन करूँगा और कोई भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा 3 एंड 13 तो 12 समझ लो। तो यहाँ पे कोई रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो कंडीशन लिखी थी, उसके बेसिस पे जो लिखा हुआ है वो मैच ही नहीं कर रही है। क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 12 है, ये मैच ही नहीं कर रहा है, तो कोई रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन अगर हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ ए वैल्यू 10 बी वैल्यू 2 तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका रिज़ल्ट जनरेट हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर, ठीक है? इसी तरीके से मुझे क्या करना है? बी ग्रेटर रिज़ल्ट जनरेट कराना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इफ एल्स यानी कि मेरे पास 2 रिज़ल्ट्स आ गए। तो इसी कोड को हम आगे बढ़ाएँगे, यहाँ पे लिख दूँगा एल्स और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा कि अगर अगर ए की वैल्यू अगर लेस देन है, तो ऑटोमैटिकली मेरा ये सेकंड कोड क्योंकि आप इस तरफ देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है। अगर ये कंडीशन गलत होती है, तो ऑटोमैटिकली मेरा प्रोग्राम एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स में मैंने जो भी लिखा है, वो जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, 12 और 13 तो यहाँ पे मुझे प्रिंट हो रहा है बी इज़ ग्रेटर क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं चेंज करता हूँ, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 1 तो यहाँ मुझे प्रिंट हो रहा है ए इज़ ग्रेटर। अब समझिए कि मैंने 2 भी वैल्यू सेम कर दिए 1 और 1 तो अभी भी मुझे बी इज़ ग्रेटर बता रहा है, जो कि रॉन्ग है। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने बी के वैल्यू के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लिखी थी। हमने सिर्फ इस तरीके से लिखा कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू ज़्यादा है तो ये बताएँ, अगर नहीं है
तो ऑटोमेटिकली हमारा सेकंड ब्लॉक ओपन हो जाए और इसमें हमने जो भी लिखा था वो जनरेट हो जाएगा। मैं आपको इसको और क्लियरली समझाता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है? कुछ भी हमने लिख दिया। तो अभी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे देखिए 3 एंड 3 हमने लिख दिए, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 20 ग्रेटर दैन प्रिंट हो रहा था, वो कुछ कंडीशन मैच करके प्रिंट हो रहा था, नहीं, बल्कि यहाँ पे आपने जो भी लिख दिया था, वो इसके हिसाब से प्रिंट हो रहा था। तो अभी हमको क्या करना है कि ये जो अगर चीज़ें मैच हो रही हैं, तो ये प्रिंट करे, वरना 20 ग्रेटर दैन प्रिंट करे। तो उसके लिए हम जाएँगे इफ एल्स लैडर के पास, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और कंडीशन को ऐड करेंगे, एल्स इफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ए एंड बी आर इक्वल, जब आप ये प्रिंट करो, यहाँ पे आप लिख रहे हो ए एंड बी बोथ आर, ठीक है? इस तरीके से लिख रहे हो। अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो बी एंड ग्रेटर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप एल्स को इग्नोर भी कर सकते हो और आप एक और कंडीशन लिख सकते हो बी ग्रेटर देन ए, वो भी कोड करेक्ट है, ठीक है? अभी तो हम इस कोड के साथ चलते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ को एंटर करते हैं 1, 2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी इज़ ग्रेटर देन बता रहा है, ठीक है? अब इसको मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ को मैं सेम कर लेता हूँ, 1 और 1, तो यहाँ पे बता रहा है बोथ आर सेम। अगर मैं कोई एक वैल्यू को हाई कर लेता हूँ, जैसे ए को मैंने हाई कर लिया, तो यहाँ पे हो रहा है ए इज़ ग्रेटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, कोई भी एक सेकंड एग्ज़ाम्पल है, अ, लेट्स टेक अ नंबर एंड वो जो पर्टिकुलर नंबर है, वो पॉज़िटिव नंबर है या लेस देन, ओके? फाइंड द नंबर इज़ पॉज़िटिव और नेगेटिव और 0। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? कोई भी आपको एक नंबर है, समझ लीजिए कि चलिए इसको सेम चीज़ हम पहले इफ लेंगे, फिर इफ एल्स लेंगे, फिर हम इफ एल्स लैडर लेके इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको एक नंबर इनपुट करना है, एंटर एनी वैलिड नंबर, ठीक है? और यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर ये नंबर, ठीक है? अगर ये नंबर 0 है, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एक मैसेज, नंबर इज़ 0, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर आ गई। इसको मैं रन कर देता हूँ और कोई भी एक नंबर एंटर करता हूँ 3, तो अब मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो नंबर था वो 0 नहीं था, इसलिए ये नंबर 0 प्रिंट नहीं हुआ है और 3 के लिए हमने कोई मैसेज नहीं लिखा है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम, एक और रिज़ल्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि अगर नंबर जो है मेरा, ये 0 है और इसके अलावा मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ, एल्स इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए मेरा सेकंड रिज़ल्ट हो जाएगा और ये प्रिंट करेगा नंबर इज़ पॉज़िटिव, ठीक है? और जैसे मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे कोई भी एक नंबर वैलिड करूँगा, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो नंबर है ये पॉज़िटिव नंबर है। अगर मैं 0 एंटर करता हूँ, तो वो नंबर इज़ 0 मुझे बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए मुझे हो सकता है आप एल्स लिख दो या फिर आप अगेन एल्स इफ इस तरीके से लिखते हो, नंबर इज़ लेस देन 0, 2 चीज़ें भी लिख सकते हो, आप एल्स भी लिख सकते हो या फिर इसके लिए कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है? तो ये आप जो कोड लिख रहे हो, ये आप लिख रहे हो इफ एल्स लैडर, यानी कि आपके पास मोर देन वन कंडीशंस आ गए। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ, तो आप देख सकते हो कि नंबर नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं सेम कोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और सिमिलरली अगर मैं इसी कोड के अंदर 0 एंटर करता हूँ, तो ये मुझे 0 नंबर जनरेट करता है। तो इस तरीके से आप इफ एल्स और इफ एल्स लैडर को यूज़ करते हैं। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम इन चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक जो रिज़ल्ट है, वो आप एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं और हो सकता है कि स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट मार्क्स हो सकते हैं। समझ लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि अगर कोई स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो 34 है या फिर उसके लेस देन है, तो आपको एक रिज़ल्ट जनरेट करना है कि वो फेल हो गया। अगर उसके मार्क्स 35 से 50 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको एक रिज़ल्ट जनरेट करना है कि वो सी डिवीज़न में पास हुआ है। अगर उसके जो मार्क्स हैं वो 50 से 70, 51 से 75 के बीच में आ रहे हैं, तो वो बी डिवीज़न में पास हुआ। 60, 76 से 100 के बीच में जो आ रहे हैं, वो ए डिवीज़न में पास हुआ। अगर 100 के ऊपर कोई मार्क्स है, तो वो इनवैलिड मार्क्स हो जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से मुझे कुछ कोड लिखना है, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? तो यहाँ पे आप पहले आप क्या लिखोगे? आप एक वेरिएबल ले लोगे मार्क्स और यहाँ पे आप इंटीजर, क्योंकि आपको जो भी वैल्यूज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, वो स्ट्रिंग में होती है, इसलिए आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंटर द मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स को ले लेंगे हम। तो अब ये सिनेरियो इस तरीके से समझिए कि कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो सिर्फ़ उ उसके पास सिर्फ़ एक पोर्टल है, वो पोर्टल में सिर्फ़ मार्क्स एंटर करते जा रहा है। तो उसी के बेसिस पे उसके ग्रेड्स ऐड होते जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि उसने कुछ 101 मार्क्स डाल दिए, तो वो वैलिड नहीं होगा। इसको ऑटोमेटिकली एक एरर मैसेज आ जाएगा, एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कि ये एरर है, ठीक है?
इस तरीके से आप सिनेरियो को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंडीशंस को ऐड कर रहे हैं कि यहाँ पे पहली कंडीशन में सिंपली लिख दे रहा हूँ कि आप आपने जो मार्क्स डाले थे अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू 34 है, तो आपका पहला रिज़ल्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, यू आर फेल। ठीक है? इस तरीके आप समझ लीजिए कंडीशंस बढ़ रही हैं। यहाँ पे अब क्या हो गया कि आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि पहले क्या हो रहा था कि हम स्पेसिफिक वैल्यू को ही मेंशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ थे 35 टू 50। तो अब जब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो सकता है कि ये 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब रेंज ऑफ वैल्यूज़ हो गए, यानी कि मल्टीपल चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं कि हो सकता है कि ये मार्क्स भी हो सकते हैं, ये मार्क्स भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है, कि एक तो पहली चीज़ है कि आप ये मार्क्स 35 के ऊपर हैं, 35 हो या फिर उसके ऊपर हो और एक चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है कि ये 50 के अबव ना हो, क्योंकि अगर 50 के अबव है, तो आपको कोई और चीज़ें आपको जनरेट करानी है। तो यहाँ पे आप कंडीशन किस तरीके से लिखते हो? ऑपरेटर में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, मैं जो ऑपरेटर की फ़ाइल थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर्स थे, फ़ाइल नंबर 3 ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। ओके, मैंने रीनेम लिख कर दिया था फ़ाइल्स को। तो जब ये फ़ाइल आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये इसका मैंने टेक्स्ट फ़ाइल भी अलग से लिखी थी। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने यूज़ किया था एंड और ऑर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएँगे और सारे के सारे जब कंडीशंस आपके सही होंगे, तभी आपको कुछ रिज़ल्ट जनरेट करना हो, तो जब आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जभी भी कोई कंडीशंस लिखते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हो? आप कंपैरिज़न ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम ये पर्टिकुलर कोड के अंदर किस तरीके से लिखेंगे? पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे शायद मैंने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ एल्स में क्या कर रहे हैं कि हमने मल्टीपल कंडीशंस को लिखेंगे एंड ऑपरेटर की हेल्प से। तो पहला चीज़ हम ये लिखेंगे कि आपने जो मार्क्स दिया है, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 होना चाहिए। फिर मैं यहाँ लिखूँगा एंड और फिर जो आपके मार्क्स है वो लेस देन और इक्वल्स टू 50 होने चाहिए। अगर ये मैच करता है, तभी मैं लिखूँगा प्रिंट ओके और यहाँ पे लिखूँगा पास विथ 3 डिविज़न ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो होंगे सेम चीज़ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ कि अब ये नेक्स्ट जो हो जाएगा 51 से 75 राइट? और नेक्स्ट चीज़ जो होगी, ये जाएगी 76 से 100 अगर 51 से राइट 51 से 75 है, तो ये आ जाएगा बी डिवीज़न और 76 से 100 के बीच में है तो ए डिवीज़न। अगर ये सारी चीज़ें मैच नहीं करती है, तो हम जाएँगे एल्स के पास और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हम इनवैलिड। अब देखते हैं कि हमने जो जितने भी कंडीशंस लिखे हैं, वो वैलिड है या नहीं, यानी मेरा कोड रन कर रहा है, नहीं कर रहा। तो सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने मार्क्स लिख दिए 30 तो ये हो जाएगा मेरा फेल, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 34 तो 34 तक भी आपका फेल है। जैसे ही आपने लिखा 35 तो यहाँ पे आ रहा है पास विथ सी डिवीज़न, ठीक है? अगर मैंने कुछ और डाल दिया 77 तो ये ए डिवीज़न में आ गया और ये मैंने डाल दिया 60 तो ये मेरा बी डिवीज़न में। अगर मैं यहाँ पे कोई मार्क्स डाल रहा हूँ वो 100 के अबव है, जैसे कि 102 मैंने डाल दिया तो ये मेरा इनवैलिड। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स कंडीशन काम करता है, ठीक है? तो इसको आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन्स दूँगा मैं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन्स लिखे हैं, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है कि आपने जो इनपुट में नंबर दिया है, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है आपके पास कि आपको एक ईयर एंटर करना है और आपको चेक करना है कि वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, ठीक है? एक और क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक कैरेक्टर एंटर करना है और आपको चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर है, ये वोवेल है या नहीं है। नेक्स्ट आपको 3 इनपुट्स लेने हैं, 3 नंबर्स और उसमें आपको चेक करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है। सेम थिंग रिवर्स कर देना है, लोएस्ट वैल्यू कौन-सी है। और आपको और एक चीज़ करनी है, चेक इफ ए गिवन नंबर इज़ विथिन ए स्पेसिफिक रेंज। यानी आपको एक नंबर एंटर करने के लिए बोलना है और आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है, वो स्पेसिफिक यानी कि 1 टू 100 के अंदर ये नंबर है या नहीं है। जैसे कि हमने मार्क्स चेक किए थे, उसी तरीके से आपको चेक करना है कि गिवन नंबर इज़ विथिन द स्पेसिफिक रेंज यानी 1 से 100 तक। अगर आपने एंटर कर दिया 50 तो येस ये जो नंबर है ये वैलिड है, इस तरीके से। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन डायमेंशन ओके यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो आपको एक एरिया देना है तो आप फार्मूला निकाल सकते हो कि किस तरीके से आप स्क्वायर का एरिया चेक करते हो रेक्टेंगुलर का एरिया तो आपको एरिया मेंशन करना है एरिया के वैल्यूज में डालने हैं आपको तो आप चेक कीजिए कि एरिया के वैल्यूज कितने होते हैं वहाँ पे विड्थ होती है हाइट होती है क्या होता है आप चेक करिए और यहाँ पे आप जैसे आप एरिया के वैल्यूज डालेंगे तो आप नेक्स्ट आपको रिजल्ट जनरेट होगा अरे ये तो स्क्वायर है या फिर अगर वो स्क्वायर नहीं है तो आपको प्रिंट कराना है ये रेक्टेंगुलर है ठीक है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि आपको चेक करना है कि आपने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू दी है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। आप पहले आप चेक कीजिए कि पैलिंड्रोम किसको कहते हैं, फिर आप उसी बेसिस पे इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को जनरेट कराइए।
ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हो गए असाइनमेंट के लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। पहली हमने इफ के रिलेटेड यानी इफ ब्लॉक को किस तरीके से लिखते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखी इफ एल्स को किस तरीके से लिखते हैं। तीसरी चीज़ हमने सीखी इफ एल्स लैडर को किस तरीके से। अब ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कि अगर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया तो भी आप लोग थोड़ा बोर हो जाएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और मैच एंड केस का जो कॉन्सेप्ट है वो जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे।